नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सामने क्वेश्चन बैंक 2012 का सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो मैथ सब्जेक्ट में आया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य पूछा जा रहा है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि पूर्ण संख्या होता क्या है। तो गिनती की संख्या में जो शून्य को मिलाने से जो समुच्चय प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं भाई? तो पूर्ण संख्या बोलते हैं। तो ये रहा पूर्ण संख्या जो 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जाता है, इसी को पूर्ण संख्या कहा गया है। और माध्य निकालने की बात कोई कह दिया तो बस माध्य निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला बताया गया है कि कुल प्रेक्षणों का योग बटा कुल प्रेक्षणों की संख्या। तो कुल प्रेक्षण कौन कौन बोला है? प्रथम, यानी शुरू से स्टार्ट करना है, प्रथम से स्टार्ट करना है और 5 तक ले जोड़ देना है पूर्ण संख्या को। तो बस इसको जोड़िए तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये टोटल कितना हो गया भाई? 5 हो गया। और इससे पाँचों से भाग कर दीजिए। कितने हमने जोड़ा? 1 2 3 4 5, 5 को जोड़ दिया और 5 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कुल मिलाकर जोड़कर कितना आएगा भाई? तो 10 आ जाएगा। और 10 को 5 से आप डिवाइड करिएगा तो 2 बार में कट जाएगा, यानी कुल मिला के आंसर 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया गया है तो उसका त्रिज्याओं का अनुपात पूछा जा रहा है। तो जब भी इस तरह से अगर आपका क्वेश्चन दे दें कि क्षेत्रफलों का अनुपात इस तरह से कुछ है और भुजाओं का या त्रिज्याओं का अनुपात जब भी पूछे तो बस उसकी कुछ करना नहीं है, उसका वर्गमूल निकाल देना है। यहाँ पे इसका दोनों का वर्गमूल निकाल दीजिए, बस आंसर सामने हो जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा 2:1 आ जाएगा। ठीक है, अगर यही उल्टा दे दे कि त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात तो स्क्वायर कर दीजिएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, यानी 4:1 आएगा। ऑपोजिट कर देना है। अगला सवाल देखते हैं। यदि tan थीटा बराबर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा? तो देखिए, ये भी सिंपल सवाल है। यदि आपको याद हो कि tan थीटा का वैल्यू जो दिया गया है दोस्तों कितना है? √3। आपको पता होनी चाहिए कि tan थीटा सारणी मान में देखिएगा तो इसका मान कितना होता है? tan 60 का मान होता है। कितना का? 60 का। तो tan से tan कट गया तो थीटा का मान कितना आ गया? 60 डिग्री आया कि नहीं? तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये नहीं होगा, इसका आंसर होगा 60 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि cos 60 + 1 और फिर नीचे लिखा है cos 60 - 1। तो इसका अगर आप मान निकालेंगे तो ऊपर देखिए cos 60 का मान होता है 1/2 + 1, फिर नीचे लिखा है cos 60, यानी cos 60 का मान 1/2 -1 है तो -1। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1 में 1/2 को जोड़ेंगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, और नीचे भी 1/2 में से 1 घटाएंगे तो आपका आ जाएगा -1/2। 2 से 2 कट गया, 1 से भाग देंगे 3 में तो 3 आएगा, और ये -1 है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि -3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए। तो ये देखिए, अगला सवाल में क्या कहा गया है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद इतना के मूल दिए गए हैं तो 1/α 1/बीटा, जब भी इसका मान पूछे तो आप इस एक छोटा सा ट्रिक लगा लीजिएगा, -b/c। यही ट्रिक आपको याद रखना है। यहाँ से आपको a का मान मिल जाएगा, b का मान मिल जाएगा और c का मान मिल जाएगा, और आपको क्या करना है? यहाँ पे मान पुट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पे पहले b बोला है तो b, देखिए x में क्या सटा है? यहाँ पे कुछ नहीं तो -1 है, कुछ नहीं तो 1 है, तो x में आपका 1 मिल गया, सूत्र में माइनस है। और c का वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है। कितना दिया है? 1 दिया गया है, तो 1 रखिए। 1 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 1 आएगा, और माइनस लगा है माइनस, यानी -1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। तो ये देखिए अगला सवाल कि एक द्विघात बहुपद के मूलों का योग और मूलों के गुणनफल दिए गए हैं, तो इसमें आपका द्विघात बहुपद पूछे गए हैं। तो यहाँ पे द्विघात बहुपद का एक सूत्र होता है x² - α + बीटा इंटू x + α इंटू बीटा, ये रहा फार्मूला। तो आपका मान देखिए यहाँ पे ये x² रहने दीजिए, माइनस इसका अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ पे देखिए मूलों का योग कितना है? 2 है, तो ये 2 रख दीजिए, x है तो x रहने दीजिए, प्लस यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा का मान दिया गया है कितना? -15। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का योग दिया गया है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया भाई? x² - 2x और यहाँ पे -15। ओके,
ये कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर दिख रहा है, ठीक है। नहीं, ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे तो प्लस दिया गया है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर होगा, x² माइनस 2x माइनस 15, ये 6 का आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है दोस्तों कि बिंदु Q से किसी वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है, ठीक है। तो Q से दूरी 25 cm है, तो वृत्त की त्रिज्या 7 होगा। वो कैसे, देखिए यहाँ पे जैसे हमने एक वृत्त बनाया छोटा सा, स्पर्श रेखा की रचना किया, ये केंद्र से जा रहा है और यहाँ पे इस बिंदु का Q से वृत्त के स्पर्श रेखा, Q से यहाँ से Q से खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है। ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm दिया और Q से दूरी दिया है, केंद्र की दूरी कितना भाई 25 cm। तो ये आपका वृत्त की त्रिज्या पूछा गया है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालना है ये आपका। तो यहाँ पे 90 का कोण बनाएगा, त्रिज्या से जाने वाली क्या होती है, लंब होती है, यानी 90 का कोण बनाती है ना। तो 90 के सामने कौन पड़ रहा है, यहाँ पे 25 पड़ रहा है। तो यहाँ पे लंब निकालने का फार्मूला हो जाएगा आपका, अगर मान लेते हैं इसको O और इसको मान लेते हैं P, तो OP निकालने का फार्मूला हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस, यानी कर्ण क्या है भाई 25 है, माइनस आधार स्क्वायर, यानी आधार कितना है 24। तो कितना हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 576, ठीक है 576। जब इसको आप सॉल्व करेंगे 625 में से 576 घटाएंगे कितना आ जाएगा 49 हो जाएगा। अब 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 7 हो जाएगा। ये आपका NCERT का क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, आपके बुक में ये दिया गया है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन कि बिंदु इतना किस चतुर्थांश में है। तो एक छोटी सा ट्रिक सीख लीजिए, किसी तरह से भी क्वेश्चन होगा आप आसानी से बना लेंगे। कोई भी बिंदु जो होता है दोस्तों x और y के रूप में होता है। तो इधर से अगर हम इस प्रथम चतुर्थांश की बात करें तो पहले x का वैल्यू लीजिएगा तब प्लस में, y का वैल्यू बाद में लीजिएगा ये वाला, तब पर भी ये भी प्लस में ही होगा। तो प्लस प्लस में प्रथम चतुर्थांश। दूसरा पाद की बात करें अगर दूसरी चतुर्थांश, तो इधर से x का वैल्यू लीजिएगा तब माइनस में, इधर से y की वैल्यू लीजिएगा तब प्लस में, यानी कितना हो गया माइनस प्लस होगा, तो दूसरी चतुर्थांश। तीसरा की अगर बात किया जाए तो इसमें देखिए इधर से x का मान लीजिएगा आप तो माइनस में, y का मान लीजिएगा तो ये भी आपका माइनस में, तो माइनस माइनस तृतीय चतुर्थांश। अगर आप चतुर्थ की बात करेंगे, चतुर्थ की, तो इधर से x के मान प्लस में, इधर से y की मान माइनस में। तो प्लस माइनस की बात करिएगा तो चतुर्थ। तो यहाँ पे देखिए पहले माइनस दिया है बाद में प्लस, पहले माइनस बाद में प्लस, यानी कि दूसरी पाद में दिया गया है, देख रहे हैं। तो यानी कि ये द्वितीय पाद में होगा, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसके अनुसार आप लगा सकते हैं। अगर कोई बोल दिया कि 4 और -3 है, 4 और -3, तो प्लस में पहले बाद में माइनस में, प्लस माइनस कहाँ दिया है ऑप्शन नंबर चतुर्थ पाद में दिए गए, तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ पाद। लेकिन क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस पहले बाद में प्लस, तो माइनस प्लस बाद में है, पहले माइनस बाद में प्लस किस की चतुर्थांश में है, तो द्वितीय में, तो इसलिए इसका आंसर द्वितीय होगा। अगला सवाल क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या की बात किया गया है। तो ये तो सिंपल, मैंने पिछले भी वीडियो में बताया था। तो ये तो अपरिमेय है, जिसका पूर्ण रूप से वर्गमूल नहीं निकलेगा। ये भी आपका अपरिमेय है क्योंकि यहाँ पे √5 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। और जहाँ पे भी परिमेय के साथ अपरिमेय जुड़ जाता है, चाहे मतलब परिमेय और अपरिमेय का योग हो जाए, अंतर हो या भागफल हो, इस तरह से होगा तो वो टोटल के टोटल अपरिमेय ही बन जाता है, गुना में, भाग में, ठीक है ना, जोड़ में, घटाव में, जहाँ भी दिखाई दे आपका अपरिमेय तो सबको अपरिमेय बना देता है। ये भी आपका क्या है अपरिमेय ही है, क्योंकि √6 का मतलब 6 का वर्गमूल पूर्ण रूप से नहीं निकलेगा। लेकिन यहाँ पे देखिए दोस्तों, चाहेंगे तो ये √2 से √2 आप काट देंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, जो कि परिमेय संख्या को दर्शाएगा। तो इसलिए इसका आंसर जो होगा दोस्तों, परिमेय की बात कर रहा है तो ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं होने का आपको मैं 4 शर्त बता देता हूँ। कितने शर्त? 4। तो देखिए एक तो पहला शर्त बताया गया है, बहुपद नहीं होने का शर्त बता रहा हूँ, कि अगर चर राशि कहीं रूट में दिखाई दे तो आपका बहुपद नहीं होगा। दूसरा शर्त आप याद रखिएगा कि ये चर जो होगा अगर बट्टा में दिखाई दे तब पर भी आपका बहुपद नहीं होगा। तीसरा शर्त याद रखिएगा
कि चर की घात अगर कहीं माइनस में दिख जाए तब पर भी आपका बहुपद नहीं होगा। और चौथा शर्त याद रखिएगा कि चर जो होगा उसका घात अगर भिन्न संख्या में हो, ठीक है, यानी कि p/q के रूप में दिखाई दे आपको, तो वो भी आपका बहुपद नहीं होगा, याद रखिएगा। तो ये चौथा शर्त हो गया। 4 शर्त याद रखिए, आप आराम से बहुपद नहीं होना चिन्ह सकते हैं कि कौन बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे देखिए इसमें ये चारों में से कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, यानी ये बहुपद है, ये तो आंसर नहीं होगा। यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे भी सब के सब क्या है, बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे चारों में से कोई फॉलो नहीं हो रहा है। हाँ, यहाँ पे देखिए तीसरा में फॉलो हो गया। देखिए चर 1/चर, मतलब अगर बट्टा में यहाँ पे देखिए चर आ गया ना, बट्टा में आ गया, x बट्टा में चल गया है 1/x, तो इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, इसलिए ये आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपको देखना था। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन के घंटा को दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह से वीडियो आपको मिलते रहे और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छी तरह से करते रहें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।